वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की सबसे पहली बिजनेस न्यूज है वेल्सपन वन की। वेल्सपन वन 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में ग्रेड ए लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए 550 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करेगा पुणे के तालेगांव MIDC फेज 4 के अंदर। और ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो 46 एकड़ MIDC नोटिफाइड लैंड पर ही बनेगा, जिसमें 4 मॉडर्न बिल्डिंग्स होंगी और वो जो बिल्डिंग्स होंगी वो 1 लाख से लेकर के 3.5 लाख स्क्वायर फीट तक की हो सकती हैं। और लोकेशन भी काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक बताई जा रही है, क्योंकि ये जो लोकेशन है वो पुणे रिंग रोड और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के पास है। और इस प्रोजेक्ट से थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स, FMCG, ऑटो, इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स को भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की। और आपने ध्यान दिया होगा कि टाटा मोटर्स का जब भी डिमर्जर हुआ है उसके बाद से टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये चीज मैंने अपने बिजनेस न्यूज में भी पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी जब डिमर्जर नहीं हुआ था। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको ये चीज पता है। तो न्यूज ये है कि पिछले कुछ दिनों से स्पेशली कल 3.6% की अपसाइड हमें देखने को मिली। और ये अपसाइड क्यों देखने को मिली? ये अपसाइड हो सकता है शायद इस वजह से देखने को मिली क्योंकि एम्बिट कैपिटल ने इस स्टॉक के ऊपर बाइंग की रेटिंग दे दी थी ऑन द टारगेट प्राइस ऑफ 430 रुपीज। मतलब कि इस वक्त के प्राइस से 20% का अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू एम्बिट कैपिटल। साथ ही साथ इवेको की बात करें जिसको अक्वायर किया था टाटा मोटर्स ने, उस वजह से भी टाटा मोटर्स का मार्केट और रेवेन्यू बेस काफी ज्यादा एक्सपेंड हो सकता है। साथ ही साथ बसेस सेगमेंट की बात करो आप तो उसमें भी डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को हमें मिल सकती है। और जो टाटा कमर्शियल व्हीकल्स है, टाटा मोटर्स की जो आर्म है, उसमें अगर आप हैवी कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट देखो या फिर मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट देखो तो वहां पे टाटा मोटर्स की जो पोजीशनिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर ये न्यूज आपको पसंद आई और अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिए। अगली बिजनेस न्यूज है गौतम अडानी की। और ये न्यूज सुन के तो ऐसा लगता है कि गौतम अडानी जो है वो पूरी तरीके से टाटा पावर को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट वाइज देखो तो गौतम अडानी की जो कंपनी है वो अगले 5 सालों में $75 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है। और वहीं पे अगर आप टाटा पावर का डेटा देखो तो टाटा पावर सिर्फ और सिर्फ $9 बिलियन इन्वेस्ट करेगा आने वाले 5 सालों में। और ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये 2024 के आसपास का डेटा है टाटा पावर का। तो अगर आप कंपैरिजन करो तो जो अडानी ग्रुप है वो लगभग 8.5 टाइम्स ज्यादा पैसे खर्च कर रही है एक्सपेंशन में। और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो मेनली एनर्जी ट्रांजिशन स्पेस में होगा, जहां पे खावड़ा गुजरात के अंदर 520 स्क्वायर किलोमीटर में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। अडानी जी ने यह भी बताया कि 2030 तक ये पार्क 30 गीगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जो 6 करोड़ घरों को पावर दे सकता है। उन्होंने इंडिया के लो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर भी फोकस किया और कहा कि इंडिया की कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन अभी भी ग्लोबल एवरेज से काफी कम है। अगली बिजनेस न्यूज है केन्स टेक्नोलॉजी की। केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर पिछले 4 दिनों से लगातार नीचे गिर रहे हैं। वैसे अगर आप देखो तो पिछले 6 महीनों से भी नीचे गिर रहे हैं, पिछले 1 साल से भी नीचे गिर रहे हैं, बट अभी 4 दिनों में लगातार नीचे गिरने के बाद अचानक से कल के दिन 14% की बढ़ोतरी देखने को मिली हमें। और ये जंप इसलिए आया क्योंकि कंपनी ने ये क्लियर किया कि ऑडिटर चेंज की जो न्यूज है, जो अफवाहें हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। स्टॉक एक्सचेंज के क्वेरी पर केन्स ने कहा कि ऑडिटर चेंज की कोई भी बात या कोई भी प्लानिंग नहीं चल रही है और बोर्ड या फिर ऑडिट कमिटी ने भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है। कंपनी ने यह भी कंफर्म किया कि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑलरेडी डिस्क्लोज किए जा चुके हैं और किसी भी रेगुलेटरी या लीगल प्रोसीडिंग का कोई इशू नहीं है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ। वैसे क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इजी है कि ऑडिटर चेंज होने की वजह से शेयर्स में इतना ज्यादा इंपैक्ट क्यों पड़ता है कि कंपनी ने ये बोला कि हम कोई भी ऑडिटर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ इस न्यूज से 14% की जंप ऐसा क्यों हुआ। अगली बिजनेस न्यूज है क्विक कॉमर्स सेक्टर से रिलेटेड। और हमें कुछ ही समय में हो सकता है कि एक भूचाल या फिर एक क्रैश या आप यूं कह लो कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्लिंकिट के CEO अलबिंदर जी ने बोला है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इस सेक्टर में $1 बिलियन लगा दिए हैं, लेकिन अब कैश बर्न और डिस्काउंटिंग के चक्कर में कई सारी कंपनीज को लॉसेस एब्जॉर्ब करना मुश्किल
हो रहा है, क्योंकि ये जो क्विक कॉमर्स का सेक्टर है ना, इसमें कैश बर्न बहुत ज्यादा होता है। मतलब इतना ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ जाता है कस्टमर्स को, क्योंकि अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो आप कस्टमर्स को अपने पास रिटेन नहीं कर पाओगे, और उस वजह से कैश बर्न बढ़ता जा रहा है। और जो प्रॉफिट लाने की उम्मीद है अभी, उसके लिए काफी ज्यादा समय बचा हुआ है। तो इसलिए अलबिंदर जी को लगता है कि बहुत ही जल्द कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर के एक एमओयू साइन किया है, जिसमें वो 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके एक नई ग्रीनफील्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएंगे। और ये जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर मिसाइल वॉरहेड्स, रॉकेट मोटर्स, आर्टिलरी सिस्टम्स और एम्यूनेशंस बनेंगे, जो इंडिया के आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के वजह से डोमेस्टिक के साथ साथ जो ग्लोबल डिमांड है उसको भी सर्व किया जाएगा। बट इन सभी चीजों के बावजूद भी स्टॉक का प्राइस 4% नीचे गिर गया, क्योंकि शायद कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, या फिर कुछ लोगों ने शॉर्ट टर्म कंसर्न्स की वजह से ये सेलिंग करी होगी, और उस वजह से हमें 4% की गिरावट देखने को मिली है। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिया के 2 फाउंडर्स के रिलेटेड, और ये काफी गर्व भी महसूस कराएगी आपको, क्योंकि आप सभी ने ये सुना है सिर्फ कि इंडिया एआई में काम नहीं कर रहा, इंडिया टेक्नोलॉजी में ज्यादा आगे नहीं है, लेकिन ये जो 2 फाउंडर्स है उन्होंने कमाल कर दिया है। वो एआई पे ही काम कर रहे हैं, और उन दोनों फाउंडर्स का नाम है मुकुंद झा और माधव झा, और इन दोनों ने एमरजेंट की स्थापना की। और अभी अभी एमरजेंट ने गूगल के एआई फ्यूचर फंड से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर कर लिया है, जिससे अब हर कोई बिना कोडिंग सीखे ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बना सकता है। मतलब ये जो इनका प्लेटफॉर्म है, अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो 2.5 मिलियन ग्लोबल यूजर्स के साथ $25 मिलियन से ज्यादा का एनुअल रेकरिंग रेवेन्यू अचीव कर लिया है। तो एमरजेंट में क्या कर सकते हो आप खुद सॉफ्टवेयर बना सकते हो एआई का यूज करके। पहले क्या होता था, लोगों को कोडिंग नहीं आती थी, तो लोग वर्डप्रेस पे शिफ्ट हुए, फिर कुछ एप्स बनाने वाले भी सीएमएस आ गए, बट उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब बारी है एमरजेंट की। आई होप कि एमरजेंट बहुत 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 ज्यादा सक्सेसफुल हो, क्योंकि जैसे यूपीआई की वजह से इंडिया को लोग दुनिया भर में जानने लगे हैं, वैसे ही काश गूगल जैसा कुछ बड़ा बना ले एमरजेंट भी। अब कुछ चीजें और आप ध्यान से समझो कि इस बिजनेस से, ये जो एआई टेक्नोलॉजी है, उससे छोटे बिजनेस ओनर्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योर्स है, जिनके पास फंड्स की कमी है, उनको भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अब इस न्यूज में मैंने एक वर्ड यूज किया था, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को इसका नहीं पता हो। और अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे वीडियो को एंड कर सकते हो, क्योंकि ये हमारी आखिरी न्यूज थी। बट हाँ, वीडियो को लाइक करके ही वीडियो आप बंद करना। तो अब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये भी बाकी इन्वेस्टमेंट की तरह ही होता है, जिसमें फाउंडर्स को या कंपनी को पैसे मिलते हैं। बट इसमें थोड़ी सी चीजें क्या अलग होती है, इसके अंदर बात सिर्फ पैसे की नहीं होती है, बात बिजनेस ग्रोथ की भी नहीं होती है। इस पार्टनरशिप में टेक्नोलॉजी का शेयरिंग भी होता है। इसमें इन्वेस्टर सिर्फ पैसे नहीं देता, बल्कि अपनी एक्सपर्टीज, नेटवर्क, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस को भी देता है, जिससे दोनों कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा होता है। मतलब अगर मैं इस केस में बताऊं, गूगल के केस में, तो गूगल का जो एआई फ्यूचर फंड है वो एमरजेंट के अंदर इन्वेस्ट तो किया है, तो इस इन्वेस्टमेंट से पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट गूगल की जो अपनी एआई टेक्नोलॉजी है, गूगल के जो अपने एआई मॉडल्स हैं, और जो गूगल के एक्सपर्ट लोग हैं, उनका भी सपोर्ट इमरजेंट को मिलेगा, जिस वजह से इमरजेंट बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।